यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक जीके जीएस की तैयारी करने के लिए। नंबर 1 क्वेश्चन है, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह क्या होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यकृत से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पितरस का निर्माण कहाँ से होती है? तो यकृत से होती है। पितरस का जमा कहाँ पे होती है? तो पित्ताशय में जमा होती है, ध्यान रखिएगा। आरबीसी का जीवन काल जो होती है वह कितने दिन का होती है? तो 120 दिन का होती है। मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र जो होती है वह कौन होती है? तो मस्तिष्क का जो नियंत्रण केंद्र होती है वह मस्तिष्क ही होती है। पाचन का क्रिया मुख्य रूप से कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जब हम लोग भोजन खाते हैं तो मुंह में डालते हैं तो मुंह के भाग से एमाइलेज से शुरू हो जाती है। एंजाइम से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। इंसुलिन किस अंग द्वारा निकलती है? तो इंसुलिन का निर्माण जो होती है वह अग्नाशय के द्वारा होती है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक करता है? तो विटामिन के जो होती है रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है। मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। मनुष्य में खून का शुद्धिकरण कहाँ पे होती है? तो मनुष्य में खून का शुद्धिकरण आने की शुद्ध जो होती है, प्यूरिफिकेशन जो होती है वह किडनी में होती है। आँख की रेटिना में कौन सी कोशिकाएं होती है? तो रॉड्स और कॉन्स कोशिकाएं होती है। मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होती है? तो रिकेटस रोग होती है। कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मछली के कॉड लिवर से भी विटामिन डी मिलता है। डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। किसी भी व्यक्ति का जो मिर्गी होती है, मिर्गी एक बीमारी है, किस अंग से जुड़ा है? तो मस्तिष्क अंग से जुड़ा है। रक्तदाब को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सी होती है? तो एड्रिनल हार्मोन होती है। खून में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो खून में जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तब एनीमिया बीमारी हो जाती है। मनुष्य के शरीर का समान तापमान जो होती है वह कितना होती है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। और फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। अब हम बात करते हैं आँखों का रंग जो होती है वह किस पर निर्भर करता है? तो आइरिस पर निर्भर करती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह कौन सी होती है? तो स्टेपिज हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है। स्टेपिज हड्डी क्या करती है? जैसे कि डीजे वगैरह बजता है उस समय साउंड जो आता है सो हैवी में आती है, उसको कंट्रोल कौन करती है? तो स्टेपिज हड्डी करती है। मनुष्य की सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है वो कौन सी होती है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर की हड्डी होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। मनुष्य की सबसे छोटी मांसपेशियाँ कौन सी होती है? तो स्टेपिडियस मांसपेशियाँ होती है। स्टेपिडियस जो कि कान में स्टेपिज हड्डी को नियंत्रित करता है साउंड से। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है, आप लोग जानते हैं। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होती है? तो इलेक्ट्रॉन होती है। किसी अम्ल का पीएच मान यदि 7 से कम है तब वह क्या होती है? किसी अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है या अधिक होता है? तो अम्ल का पीएच मान जो होती है वह 7 से कम होती है और क्षार का मान जो होती है वह 7 से अधिक होती है और उदासीन जो होती है 7 होती है। तो 7 से कम अम्ल होती है, 7 से ज़्यादा क्षार होती है और 7 होती है तब वह उदासीन होती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान जो होती है वह कितना होती है? तो 7 होती है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होती है वह क्या होती है? तो सोडियम क्लोराइड होती है। पानी में कौन सी गैस घुली होती है जिससे हम जीवित रहते हैं? तो पानी में ऑक्सीजन गैस घुली होती है जिससे हम जीवित रहते हैं। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन गैस होती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा।
दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। साबुन का पीएच मान जो होती है वह कितना होती है? तो वह क्षारीय होती है साबुन का पीएच मान। गैसों का द्रव में घुलने पर तापमान बढ़ने पर घुलनशीलता घटता है या बढ़ती है? ध्यान दीजिएगा कि गैसों को द्रव में घुलने पर, गैस को जब द्रव में घुलाया जाता है तो तापमान बढ़ने पर घुलनशीलता जो होती है वह घट जाती है, वो बढ़ती नहीं है। तरल से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब लिक्विड से सीधे गैस में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। आप लोग यह फार्मूला देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ब्लू विट्रोलियल किसे कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं फिजिक्स की क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का वेग जो होती है वह कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि का वेग जो होती है हवा में कितना होता है? तो 343 मीटर पर सेकंड होती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दर्पण में बनने वाला छवि उल्टी क्यों होती है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण उल्टी होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बल की एसआई यूनिट जो होती है वह क्या होती है? तो वह न्यूटन होती है। कार्य की एसआई मात्रक जो होती है वह क्या होती है? तो वह जूल होती है। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होती है? तो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है और भार जो होती है सो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या होती है? तो न्यूटन का तीसरा नियम होती है एक्शन टू रिएक्शन। ऊर्जा के एसआई मात्रक क्या होती है? तो ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल होती है। लेंस किस प्रकार के अवतल होते हैं? तो लेंस जो होते हैं वह दोनों प्रकार का लेंस किस प्रकार के होते हैं? तो लेंस जो होती है वह उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। ध्वनि तरंग कौन सी माध्यम में नहीं चल सकती है? तो निर्वात में नहीं चल सकता है, ध्यान में रखिएगा। मनुष्य की आंख किस प्रकार का लेंस है? तो मनुष्य का आंख जो है सो उत्तल लेंस का है। विद्युत धारा की एसआई इकाई जो होती है सो क्या होती है? तो एम्पियर होती है। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध से ओम का नियम संबंधित है। परावर्तन किससे जुड़ा है? तो परावर्तन जो है वह किससे जुड़ा है? तो प्रकाश का वापस मुड़ना, यानी कि प्रकाश को वापस मुड़ना परावर्तन कहा जाता है। गति के तीसरे नियम किसने दिया था? तो गति के 3 नियम जो दिया था वह न्यूटन ने दिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ही दिया था। तो न्यूटन के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, पैरों की हड्डियां मुख्य रूप से किन पदार्थों से बनी होती है? तो कैल्शियम फास्फोरेट से बनी होती है। तो ऑप्शन में कैल्शियम फास्फेट नहीं दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस जब आपस में मिलती है तब कैल्शियम फास्फेट का निर्माण होती है। तो समझिएगा, यदि यह ऑप्शन में ये दिया नहीं होता तो फिर क्या होता? कैलोजन होता, फिर और प्लस में खनिज होता। तो कैलोजन जो है एक प्रकार की क्या है? तो प्रोटीन है, ठीक है। और कैल्शियम फास्फेट जो से क्या है? एक प्रकार की खनिज है। तो कैलोजन का काम क्या होती है? यह हड्डियों को लचीला ढांचा प्रदान करती है। और कैल्शियम फास्फेट का काम क्या होती है? तो यह कैलोजन के ढांचे को मजबूत और कठोर बनाने की कार्य करती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बांस से बनी लकड़ी किस प्रकार की होती है? तो खोखली होती है, क्योंकि बांस जो है सो एक प्रकार की घास है या पेड़ के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सा कारण कैंसर से जुड़ा है? तो हम लोग जानते हैं कि रेडियोधर्मी विकिरण जो होती है कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह एक प्रकार की पद्धति है। आनुवांशिक कारण, यानी कि कैंसर जो है सो एक प्रकार की आनुवांशिक रोग है जो जीन में बदलाव के कारण होती है। अब यहाँ पे होता है वायरस संक्रमण। तो वायरस जो से क्या होती है समझिएगा। वायरस के कारण से, यानी कि वायरस क्या करती है? कैंसर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए यह भी इससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी, क्योंकि यह इससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शरीर के लिए अनिवार्य नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि
कौन सा अनिवार्य नहीं है। तो यदि आप बात करेंगे तो आयरन अनिवार्य है, विटामिन ए अनिवार्य है, थायमिन अनिवार्य है, ट्रिप्सिन एंजाइम नहीं है। तो आखिर ये क्यों अनिवार्य नहीं है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। मानव की जीभ में खट्टे मीठे स्वाद को पहचानने की शक्ति किसकी वजह से होती है। तो मानव के जीभ में खट्टे मीठे स्वाद पहचानने की शक्ति जो होती है वह टेस्ट बड्स के शक्ति से होती है। तो समझिएगा, टेस्ट बड्स जो होती है वह कहाँ पे पाई जाती है, तो जीभ की सतह पर पाई जाती है। और टेस्ट बड्स जो होती है यानी कि स्वाद को पता लगाने की काम करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। गठिया रोग में शरीर के जोड़ में क्या जमा हो जाता है। तो गठिया रोग में शरीर के जोड़ में यूरिक अम्ल जमा हो जाती है। और क्या जमा हो जाती है, तो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्राइड जमा हो जाती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CPPD कहते हैं, जिसके कारण से क्या होने लगती है, सूजन और दर्द का कारण बन जाती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत सूरज की किरणों से सुरक्षा देती है। तो ओजोन परत जो होती है सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणें से सुरक्षा देती है, यानी कि पराबैंगनी किरण को या पृथ्वी तक आने नहीं देती है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। जब दो जीव एक दूसरे से लाभ उठाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो दो जीव एक दूसरे से लाभ उठाते हैं तो इस संबंध को हम लोग सहजीवन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड सबसे कमज़ोर होती है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग C2H5OH इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि HF जो है सो या क्या है, तो HF जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है और यह जो है एक प्रकार की मजबूत अम्ल है, ध्यान रखिएगा। सोडियम क्लोराइड जो है सो क्या है, तो यह एक प्रकार की उदासीन लवण है। अब देखते हैं HNO3 क्या है, तो यह भी एक प्रबल अम्ल है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन है। तो सबसे प्रबल अम्ल जो है सो HCl है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे दुर्बल अम्ल कौन है। तो HCN है। आप लोग ध्यान रखिएगा। MCB का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो MCB का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका प्रयोग जो किया जाता है सो जैसे कि विद्युत परिपथ में जब ओवरलोड हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या क्या करती है, यह एक प्रकार का ऑटोमेटिक स्विच है, ठीक है, स्वचालित स्विच है, जो अत्यधिक करंट के कारण होने वाला नुकसान से विद्युत परिपथ को रक्षा करती है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सॉरी गाइज, आज की क्लास जो है यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन का कंटेंट आगे नहीं बन पाया है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तंत्र की खोज किसने किया था। तो पाचन तंत्र की खोज विलियम वियोमोट ने किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पाचन तंत्र में होती क्या है, भोजन जो होती है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाती है। तो किस गति से जाती है, तो कर्मा कुंचन गति के कारण से जाती है, वो भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग इस वीडियो में थोड़ा फास्ट चलने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत आने की 50 क्वेश्चन है। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, तो पाचन तंत्र की शुरुआत जो होती है वह मुंह से होती है। अब छोटी आंत के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि भोजन का जो पूर्ण पाचन होती है वह कहाँ पे होती है, तो छोटी आंत में होती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भोजन ज़्यादा देर तक कहाँ रुकती है, तो बड़ी आंत में रुकती है 2 से 4 घंटा तक। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में 2 एंजाइम पाया जाता है। एक पाया जाता है एमाइलेज, जिसे हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा पाया जाता है लाइसोसोम
एंजाइम पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइलिन क्या करती है। तो टाइलिन जो होती है स्टार्च को शर्करा में तोड़ती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ से होती है, ये कहाँ से निकलती है, तो यह अमाशय से निकलती है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करती है, प्रोटीन को पाचन करती है। तो ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं लाइपेज, ठीक है। अब लाइपेज जो होती है वह कहाँ से निकलती है, तो अग्नाशय से निकलती है। लाइपेज क्या करती है, तो वसा को पाचन करने में कौन सहायक होती है, तो लाइपेज होती है वसा का पाचन। तो ध्यान दीजिएगा, जो अग्नाशय से निकलता है लाइपेज, और एक एंजाइम और निकलता है, कौन सी क्या निकलती है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, अब ट्रिप्सिन क्या करती है, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पाचन करने में सहायक होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भोजन को पचाने के लिए अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भोजन को पचाने के लिए अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाई जाती है। फॉर्मिक अम्ल जो होती है वह लाल चींटी के डंक में पाई जाती है, फिर बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो है वह छोटी आंत है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 20 से 23 फीट जो होती है इसकी लंबाई होती है। यदि मीटर में पूछेंगे तो 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि छोटी आंत की व्यास जो होती है वह कितना होती है, तो लगभग 2.5 से 3.5 होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, यकृत कौन सा रस बनाता है, यकृत कौन सा रस बनाता है, तो यकृत में कौन सा रस का निर्माण होता है, यानी कि बाइल जूस का, ठीक है। तो बाइल जूस का निर्माण कहाँ पे होती है, यकृत में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यकृत जमा कहाँ पे होती है, तो पित्ताशय में होती है। पितरस कैसा होती है, तो क्षारीय होती है, क्योंकि इसका पीएच मान जो होती है 7 से लेकर 8.6 के बीच में होता है। तो ध्यान रखिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पितरस संग्रहित होता है, डिस्कस कर चुके हैं, पित्ताशय में होती है, और पितरस का पीएच मान कितना होता है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन को छोटी मात्रा में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो भोजन को छोटी मात्रा में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह क्वेश्चन बन चुका है। जैसे कि हम लोग ऑप्शन को डिस्कस करते हैं तो उस ऑप्शन को हम लोग क्वेश्चन बना दिए हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्कस करने की नहीं है। अमाशय में कौन सा रस पाया जाता है, तो समझिएगा, क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि अमाशय से कौन सा जूस निकलता है, तो गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है वह कहाँ से निकलता है, अमाशय से निकलता है। जैसे कि यकृत से पितरस निकलता है, बाइल जूस निकलता है, इस प्रकार से अमाशय से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय में कौन सा एंजाइम निकलते हैं, तो समझिएगा, एकदम आराम से समझिएगा कि अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है, ठीक है। 3 एंजाइम निकलता है, कौन कौन सा निकलता है, तो ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, और क्या हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, और एमाइलाइज हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे सही आंसर हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलाइज जो होती है अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भोजन का पूर्ण पाचन जो होती है वह कहाँ पे होती है, तो छोटी आंत में होती है, जो कि हम लोग ऑप्शन में अभी डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जो होती है वह क्या होती है, तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य जो होती है जल का अवशोषण करना होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मुंह से होती है। पाचन में सबसे पहले कौन सा पोषक तत्व टूटता है, तो पाचन में सबसे पहले कौन सा पोषक तत्व टूटता है, तो स्टार्च टूटता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। पाचन क्रिया में गैस्ट्रिक रस का क्या कार्य होती है, तो पाचन क्रिया में गैस्ट्रिक रस का जो कार्य होती है वह होता है प्रोटीन को पाचन करना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाचन तंत्र में भोजन सबसे पहले कहाँ जमा होती है? तो पाचन तंत्र में भोजन जो होती है सबसे पहले अमाशय में जमा होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होती है? तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में सहायता करती है। कौन सा अंग इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो हम लोग जानते हैं पैनक्रियाज, जिसे बोलते हैं अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही आंसर हो जाता है। अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में कौन सा रस सहायक होती है? तो अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में कौन सा रस सहायक होती है? तो बाइल जूस होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पीतरस। अगला क्वेश्चन है, लार की ग्रंथि कितनी होती है? तो लार की ग्रंथि जो होती है वह कुल 6 ग्रंथि होती है, लेकिन जोड़ी में पूछेगा तो 3 जोड़ी होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन सा जोड़ी होगा? तो होता है पैरोटिड ग्लैंड होती है, ठीक है। दूसरा कौन सी होती है? तो सब मंडिबुलर ग्लैंड होती है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो होती है वह सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। तो 3 जोड़ी ग्रंथियां होती है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होती है? तो एंजाइम का मुख्य कार्य होती है भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? गैस्ट्रिक रस में कौन सा एंजाइम होते हैं? तो गैस्ट्रिक रस में जो होती है वह पेप्सिन एंजाइम होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई जो होती है वह कितनी होती है? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 6 मीटर होती है। अग्नाशय से निकलने वाला मुख्य रस कौन सा है? तो अग्नाशय से निकलने वाला मुख्य रस कौन होगी? अग्नाशय रस होगी। ये तो बिल्कुल ऑप्शन ही बता रहा है। पाचन में कौन सी अंग की कोई भूमिका नहीं होती है? तो समझिएगा, अमाशय जो से पाचन में सहायता करती है, हृदय नहीं करती है, यकृत करती है, छोटी आंत करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। पीतरस किसके पाचन में सहायक होती है? यानी पीतरस किसके पाचन में सहायक होती है? यानी पीतरस किसको पचाता है? यानी तो वसा का पाचन कौन करता है? तो पीतरस करता है। तो ऑप्शन नंबर जहां भी होगा वसा के साथ वह सही आंसर हो जाएगा। स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके थे कि एमाइलाइज जो है वह स्टार्च को शर्करा में बदलती है। तो कौन तोड़ता है? एमाइलाइज तोड़ती है। अब हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करना है। अब हम लोग चलते हैं अगला सेट में। अगला सेट फिर से स्टार्ट हो गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस अंग में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो अमाशय में होती है, ध्यान रखिएगा। लार का पीएच मान जो होती है वह कितना होती है? तो लार का पीएच मान जो होती है वह 6.7 होती है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अग्नाशय जो है सो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथि है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। छोटी आंत में पोषण का अवशोषण किस संरचना से होती है? तो छोटी आंत में पोषण का अवशोषण जो होती है वह माइक्रोविली संरचना के से होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एमाइलाइज जो होती है किसे पचाता है? तो हम लोग जानते हैं कि एमाइलाइज जो होती है वह स्टार्च को पचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पेप्सिन सक्रिय होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पेप्सिन सक्रिय होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो अम्लीय वातावरण की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होती है? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिप्सिन का कार्य जो होती है वह प्रोटीन को पचाने की कार्य होती है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत की अंतिम भाग क्या कहलाती है? तो बड़ी आंत की अंतिम भाग जो होती है वह एनस कहलाती है। बड़ी आंत का कितना भाग होती है? तो 3 भाग होती है। कौन कौन सा होती है? एक होती है कोलोन, ठीक है। दूसरा होती है रेक्टम,
और तीसरा होती है एनस। तो बड़ी आंत की कितनी भाग होती है? 3 भाग होती है। और लास्ट वाला कौन सी होती है? एनस होती है। तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि छोटी आंत का कितना भाग होती है? तो छोटी आंत का भी 3 भाग होती है। ठीक है, कौन कौन सा होती है? तो पहला होती है डुडेनम, ध्यान रखिएगा, डुडेनम। और दूसरा होती है जेजुनम। और तीसरा जो होती है वह होती है इलियम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिया रहेगा, एक बड़ी आंत वाला उठा के दे दिया रहेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बड़ी आंत का भाग नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वसा का पाचन कहाँ पे होती है? तो समझिएगा, वसा का पाचन जो होती है वह छोटी आंत में होती है। आप लोग जानते हैं क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार इस क्वेश्चन को। गैस्ट्रिन है क्या? तो गैस्ट्रिन जो है वह एक प्रकार की हार्मोन है। बहुत इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अमाशय की आंतरिक परत से कौन सा रस निकलता है? तो ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जाता है ना कि आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि अमाशय की आंतरिक परत से कौन सा रस निकलता है। तो अमाशय की आंतरिक परत से गैस्ट्रिक रस निकलता है, हम लोग सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन को चबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भोजन को चबाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो मास्टिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अमाशय में पेप्सिन किस रूप में सक्रिय होती है? तो अमाशय में पेप्सिन जो सक्रिय होती है किस रूप में होती है? तो पेप्सिनोजन के रूप में होती है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? तो इंसुलिन अग्नाशय से निकलती है। ये भी आंसर सी के साथ हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है? तो कौन सी एंजाइम है जो प्रोटीन की पाचन में सहायक होती है? तो प्रोटीन की पाचन में सहायक होने वाला एंजाइम जो है वह ट्रिप्सिन है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ए से ही इसका डिस्कस कर रहे हैं। छोटी आंत की मुख्य कार्य क्या होती है? तो छोटी आंत का मुख्य कार्य जो होती है वह क्या होती है? तो पोषक तत्वों को अवशोषण करना छोटी आंत का मुख्य कार्य होती है। पेप्सिन किस पीएच पर सबसे क्रियाशील होती है? तो ध्यान दीजिएगा कि पेप्सिन किस पीएच पर? तो 150 से 2, ठीक है, 150 पीएच मान पर पेप्सिन जो होती है वह क्रियाशील होती है। पाचन की क्रिया में लार का क्या कार्य होती है? तो पाचन की क्रिया में लार का काम यही होता है कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना, वही इसका कार्य होती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन है, मल बनने की प्रक्रिया जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो मल बनने की प्रक्रिया जो होती है वह बड़ी आंत में होती है। पाचन तंत्र में म्यूकस का कार्य क्या होती है? तो पाचन तंत्र में म्यूकस का जो कार्य होती है वो होती है भोजन को चिकना करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। मानव पाचन तंत्र में कुल कितने मुख्य ग्रंथियां होती है? तो मानव पाचन तंत्र में कुल कितनी ग्रंथियां होती है? तो ध्यान दीजिएगा, 3 ग्रंथियां होती है। अब कौन कौन सा होता है? तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मानव पाचन तंत्र में कुल कितनी मुख्य ग्रंथियां होती है? तो 3 होती है। कौन कौन सा होती है? तो सबसे पहले होती है लाल ग्रंथि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अग्नाशय ग्रंथि, ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अकृत ग्रंथि, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो 3 ग्रंथि जो इस क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लार किसके द्वारा स्रावित होती है? तो कितना बार देखें, लार किसके द्वारा स्रावित होती है? तो लार ग्रंथि के द्वारा निकलती है। अमाशय में भोजन कितना समय तक रहता है? तो अमाशय में भोजन जो रहता है सो 2 से 3 घंटे तक रहता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन में उपस्थित वसा को
इम्लिसिफाई करने का कार्य जो करती है वह कौन करता है? तो भोजन में उपस्थित वसा को इम्लिसिफाई करने की कार्य जो करती है वो करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन यानी दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन को पचाता है? तो कौन सा एंजाइम पचाता है? तो रेनिन पचाता है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होती है? तो मानव शरीर में रक्त का रंग लाल होने का कारण हीमोग्लोबिन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। इस वीडियो में हम लोग को ऑप्शन को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन को हम लोग क्वेश्चन के रूप में कवर करने वाले हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होती है? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक जीके जीएस की तैयारी करने के लिए, या जैसे कि जनरल साइंस में अभी जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करवाया जा रहा है, तो आप बेहिचक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन को कौन वहन करती है? तो रक्त में ऑक्सीजन को वहन करती है वह है हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। धमनियाँ किस प्रकार का रक्त वहन करती है? तो धमनियाँ जो होती है, आर्टरी जो होती है, वह शुद्ध रक्त का प्रभाव करती है जिनमें ऑक्सीजन होती है। तो जिनमें ऑक्सीजन होती है वह शुद्ध रक्त होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर ऑक्सीजन युक्त होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सी होती है? तो एसए नोड होती है। रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में सहायता होती है? तो रोगों से लड़ने में जो सहायता करती है वह डब्ल्यूबीसी करती है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, रक्त में थक्का जमाने का कार्य कौन करती है? तो रक्त में थक्का जमाने का जो कार्य करती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्लेटलेट्स। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। और यदि हम 6 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, नहीं 7 नंबर की क्वेश्चन था यहाँ पे 4 नंबर में कि धमनियाँ किस प्रकार की रक्त वहन करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी ये भी दिया रहता है, कुछ अपवाद में होती है, जैसे कि पल्मोनरी धमनी यदि आ जाता है, पल्मोनरी धमनी यदि आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो जहाँ भी पल्मोनरी धमनी आ जाएगा यानी कि यह अशुद्ध रक्त का वहन करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अशुद्ध रक्त का वहन कौन करता है? तो पल्मोनरी धमनी करता है। ठीक इसी प्रकार से पूछा जाता है कि अशुद्ध रक्त का शिरा किस रक्त का वहन करता है? तो शिराएँ जो होती है वह अशुद्ध रक्त का वहन करती है। लेकिन यदि यहाँ पे अपवाद में आ जाएगा, पल्मोनरी शिरा आ जाएगा, तो ये क्या करेगा? यह शुद्ध रक्त का वहन करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है। तो हम लोग 8वां क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे कि शरीर का सबसे बड़ी धमनी जो है वह कौन है? तो शरीर का सबसे बड़ी धमनी आरोटा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाती है? तो रक्तचाप को मापने वाला यंत्र जो होती है उसको हम लोग स्पाइगनोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। सामान्य मानव का रक्तचाप जो होती है वह कितना होती है? तो 120/80 होती है। ध्यान रखिएगा। कौन सा अंग ब्लड बैंक के रूप में जाना जाता है? तो ब्लड बैंक यानी ब्लड जमा कहाँ होती है? तो ब्लड बैंक के लिए कौन सा अंग जाना जाता है? तो पीलिया को जाना जाता है, स्प्लीन को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? तो हृदय की मांसपेशियां जो होती है वह स्वैच्छिक रेखांकित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है? कितनी प्रतिशत प्लाज्मा होती है? समझिएगा, शरीर में
कुल रक्त की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होती है? तो प्लाज्मा जो होती है वह 55% होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यह रिपीट होती है कि शरीर में कुल रक्त की मात्रा का लगभग जो है प्लाज्मा का भाग कितना है, प्लाज्मा का कितना परसेंट भाग है? तो 55% भाग है। शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के किस भाग में सबसे पहले पहुंचता है? तो समझिएगा, जो ब्लड शुद्ध होता है वह हृदय से शरीर के किस भाग में, जो ब्लड शुद्ध होता है वह हृदय से शरीर की ओर जाता है, तो वह किस भाग में सबसे पहले पहुंचता है? तो अरोटा में सबसे पहले पहुंचता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिकाएं कहते हैं, यानी कि कैपिलरीज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। शिराओं में रक्त जो होती है वह किस दिशा में होती है? तो शिरा क्या करती है? तो शिरा जो होती है वह अशुद्ध रक्त को ले जाती है। तो अशुद्ध रक्त किधर से जाएगा, यानी कि वह शरीर से हृदय की ओर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का क्या है? मनुष्य में रक्त का औसत पीएच मान जो होती है वह कितना होती है? तो 7.4 होती है। किस अंग में आरबीसी का निर्माण होती है? तो समझिएगा, आरबीसी का निर्माण जो होती है वह किस अंग में होती है? तो बोन मैरो में होती है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मिश्रण किस में होती है? तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मिश्रण जो होती है वह मेढक में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन से जुड़ा होती है? तो रक्त में ऑक्सीजन से जुड़ने वाला तत्व हीमोग्लोबिन होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक प्रकार की संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो द्रव भाग होती है वह प्लाज्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन बनाता है? तो कौन सा अंग हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन का निर्माण करता है, जो आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है? तो वो अंग जो है वह किडनी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। रक्तदान करते समय कितना मात्रा में रक्त निकाला जाता है? तो 350 से 450 ml निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगी। रक्त में कौन सा प्रोटीन थक्के जमाने में मदद करता है? प्रोटीन पूछ रहा है, तो फाइब्रोनोजन प्रोटीन जो होती है रक्त में थक्के जमाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन से कण होते हैं? तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कण जो होती है वह आरबीसी होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। रक्त समूह की खोज कब की गई थी? तो रक्त समूह की खोज जो की गई थी 1901 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। रक्त समूह ए बी किसे रक्तदान कर सकते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है वह किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकते हैं? तो ए बी वाला को दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? तो रक्त समूह ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ब्लड ग्रुप ओ होती है वह किसी भी इंसान को ब्लड दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय की धड़कन सामान्यतः कितनी बार होती है? तो 72 बार होती है, यानी प्रति मिनट 72 बार होती है। रक्त का पीएच मान यदि कम हो जाए तो वह कैसा हो जाती है? तो समझिएगा, रक्त का पीएच मान यदि कम होते जाएगा तो वह अधिक अम्लीय होते जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पूछेगा कि यदि क्षार का पीएच मान कम होने लगेगा तो वह क्षार कैसा होगा? तो वह कम क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा कण रोग प्रतिरोधक प्रदान करता है? कौन सा कण है जो रोगों से लड़ता है, यानी कि रोग संक्रमण का काम करता है? तो वह है WBC। ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? तो हृदय की मांसपेशियां जो होती है स्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। रक्त का कौन सा घटक सबसे भारी होती है? तो रक्त का कौन सा घटक सबसे भारी होती है? तो WBC सबसे भारी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। रक्त में उपस्थित लवण कौन सा कार्य करता है? तो रक्त में जो उपस्थित लवण होता है वह कौन सा कार्य करता है? थक्का बनाने को काम करता है, रक्त को रंग देता है, तंत्रिका संचार करता है, यानी कि ये सभी करता है। सामान्य व्यक्ति में रक्त की कुल मात्रा जो होती है वह कितना होती है? तो 4 से 5 लीटर होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन धातु यानी लोह धातु होती है। रक्त में कौन सा घटक सबसे अधिक ऊर्जा देता है? तो सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा घटक देती है? तो ग्लूकोज देता है, ध्यान रखिएगा। रक्त किस प्रकार से शरीर में संचारित होती है? तो रक्त जो है शरीर में किस प्रकार से संचारित होती है? तो रक्तचाप के द्वारा संचालित होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर में WBC का कार्य क्या होती है? तो संक्रमण से लड़ना यानी रोगों से फाइट करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नस अशुद्ध रक्त नहीं ले जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि शिराएं जो होती है वह अशुद्ध रक्त ले जाती है। उसके आगे जब पल्मोनरी जुड़ जाती है तब वह शुद्ध रक्त को ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है, क्योंकि धमनियाँ शुद्ध रक्त ले जाता है, शिरा शुद्ध रक्त ले जाता है, और शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ जाता है? तो अरोटा में जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। रक्त का कौन सा घटक प्लाज्मा में तैरता है? तो एंजाइम जो है, हार्मोन है, इस सभी एंजाइम हार्मोन। अब देखते हैं, तो रक्त में जितना भी कोशिकाएं हैं वह सभी प्लाज्मा में तैरते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है? तो अशुद्ध रक्त कौन सा धमनी? तो धमनी का आगे क्या जोड़ेगा? पल्मोनरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। किसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं? तो यूनिवर्सल रिसेप्टर जो होती है वह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से खून वह ले सकता है। तो ये भी हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। RBC की औसत जीवन काल जो होती है सो कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। WBC का औसत जीवन काल जो होती है वह कितना होती है? तो 12 से 20 दिन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक। अब देखते हैं, कौन सा रक्त कोशिका सबसे बड़ी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, समझिएगा। कौन सा रक्त कोशिका में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा रक्त कोशिका सबसे बड़ी होती है? तो वो होती है WBC, समझिएगा क्या होती है? WBC। उसके बाद ये लेकिन किस में है? आकार में है, समझिएगा किस में? आकार में, कि आकार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो WBC रक्त में आकार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो WBC है। उसके बाद है RBC, उसके बाद है प्लेटलेट्स। तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, हृदय की धड़कन की जांच किससे की जाती है? तो ECG से किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। रक्त में एंटीबॉडीज कहाँ बनती है? तो रक्त में एंटीबॉडीज जो होती है वह लसिका ग्रंथि में बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कौन सी रक्त वाहिका हृदय से रक्त को लेकर शरीर के अंगों तक पहुंचाती है? तो हृदय से लेकर शरीर तक पहुंचाना, यानी कि शुद्ध रक्त हो रहा है, ठीक है। तो कौन करेगा? धमनी करेगा। कौन करेगा? धमनी करेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। रक्त प्लाज्मा का प्रमुख घटक क्या है? तो रक्त प्लाज्मा का जो प्रमुख घटक है वह जल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। मानव शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिका जो होती है वह केशिका होती है, यानी कि कैपिलरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? तो शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ पे पहुँचता है?
तो बायां आलिंद में पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों किस रक्त समूह में पाए जाते हैं? तो रक्त समूह ए बी में पाए जाते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब हम लोग बात करते हैं किस अंग को रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए कार्य होती है? किस अंग को रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए कार्य करना पड़ता है? तो वह है किडनी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन होते हैं? तो रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन होते हैं? तो ध्यान देने की बात है कि रक्त समूह जो ए होती है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होती है, इसलिए वह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को खून देता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रक्त कोशिका सबसे अधिक संख्या में होती है? और यहाँ भी ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एंटीबॉडी यानी कौन सी ब्लड ग्रुप में, जैसे कि यहाँ पूछा है कि कौन सा रक्त समूह में, तो कौन सा रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है? तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए यह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। कौन सा रक्त कोशिका सबसे अधिक संख्या में होती है? तो संख्या में पूछेगा तो आरबीसी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होती है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होती है? तो हीमोग्लोबिन के कमी से एनीमिया रोग होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होती है। रक्त के कौन से घटक का आकार सबसे छोटी होती है? तो प्लेटलेट्स की जो होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त के कौन से घटक का आकार सबसे छोटी होती है? तो प्लेटलेट्स का होती है। अगला क्वेश्चन है पल्स रेट किसका माप होता है? तो पल्स रेट जो होती है वह किसका माप करता है? तो ध्यान दीजिएगा कि हृदय का गति जो होती है उसका माप करता है। किस अंग के माध्यम से ऑक्सीजन रक्त में मिलती है? तो ऑक्सीजन किस माध्यम से रक्त में मिलती है? तो ध्यान दीजिएगा फेफड़े की माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। रक्त का कौन सा घटक प्रोटीन को वहन करता है? तो प्रोटीन को वहन करने वाला घटक कौन सी है? तो प्लाज्मा है। रक्त में कुल कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। रक्त में एंटीबॉडी किसके विरुद्ध बनती है? तो रक्त में एंटीबॉडी जो है वह शरीर में आए बाहरी तत्वों के लिए बनता है, ताकि वह बाहरी तत्वों को अंदर प्रवेश ना होने दे। किसमें शुद्ध रक्त होती है? तो समझिएगा कि शुद्ध रक्त किसमें होती है? तो पुलमोनरी रस जो होती है, पुलमोनरी नस जो होती है उसमें क्या होती है? अशुद्ध रक्त होती है। शिरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त होती है। पल्मोनरी धमनी जो होती है इसमें क्या होती है? तो सॉरी, यहाँ पे पल्मोनरी धमनी इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त। तो यह अशुद्ध रक्त होती है। लेकिन यहाँ पे समझिएगा नस, तो नस के आगे यदि पल्मोनरी जुड़ जाता है तो वह शुद्ध रक्त ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो वह प्राकृतिक पेसमेकर जो है वह कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो ये नोड होती है। अगला क्वेश्चन है किसका प्रयोग हृदय की धड़कन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो हृदय की धड़कन को रिकॉर्ड करने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। कई बार बता रहे हैं। किस रक्त को तरल भाग कहा जाता है, यानी किस रक्त का तरल भाग कहा जाता है? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त का तरल भाग किसे कहा जाता है? तो रक्त का तरल भाग जो कहा जाता है वह प्लाज्मा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। आरबीसी के निर्माण शरीर में कहाँ पे होती है? तो आरबीसी का निर्माण शरीर में जो होती है वह बोन मैरो में होती है। रक्त वाहिनियों की सूजन को क्या कहते हैं? तो रक्त वाहिनियों के यानी कि जो रक्त को ले जाने में कार्य करता है उसे हम लोग वाहिनी कहते हैं। ठीक है, तो रक्त वाहिनी की सूजन को क्या कहते हैं? तो समझिएगा एनीमिया हो गया, कार्डियस हो गया, वेनाइटिस हो गया और वेस्कुलराइटिस हो गया।
तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। तो क्या कहते हैं, तो रक्त वाहिनियों को जब सूजन होता है तो उसे हम लोग वेस्कुलाइटिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, तो 70 से 110 mg होती है, 70 से 100 mg होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन से जुड़ा होती है, तो आयरन यानी लोह जो है सो लोह जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ा होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन से जुड़ा होती है, हीमोग्लोबिन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे लोहा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होती है, तो रक्त में यूरिया का निर्माण जो होती है वह कहाँ पे होती है, तो यकृत में होती है। अगला क्वेश्चन है, थक्का जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो थक्का जमाने की प्रक्रिया को हम लोग कोगुलेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी रक्त वाहिकाएं होती है, तो लगभग 1 करोड़ होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग रखने का कार्य कौन करता है, तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग रखने का कार्य जो करता है वह हृदय करती है, यानी कि हार्ट करती है। थक्का बनाने में कौन सा एंजाइम सहायक होती है, एंजाइम पूछ रहा है, तो थ्रोम्बिन एंजाइम जो होती है वह थ्रोम्बिन एंजाइम जो होती है वह थक्का बनाने में सहायक होती है। किस विटामिन के कमी से रक्त का थक्का जमने में कठिनाई होती है, तो विटामिन के की यदि कमी हो जाता है तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो कोशिकाओं में होती है, ध्यान रखिएगा। रक्त का कौन सा अंग प्रतिरक्षा में भूमिका निभाता है, तो प्रतिरक्षा में जो भूमिका निभाती है वह कौन सा निभाती है, तो WBC, यानी कि शरीर में रोगों से कौन लड़ता है, तो WBC लड़ता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो हमने जानता है कोलन स्टीनर ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त का रंग लाल क्यों होती है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होती है, हीमोग्लोबिन नहीं है तो लौह तत्व की उपस्थिति के कारण होती है। रक्त परिसंचरण का जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम हार्वे को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होती है। मनुष्य में रक्त संचरण प्रणाली कैसे होती है, तो बंद होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करती है, तो रक्त शुद्ध करने में किसका कार्य होती है, तो किडनी का होती है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य का हृदय का भार लगभग कितना होती है, तो मनुष्य के हृदय का भार जो होती है वह लगभग कितनी होती है, तो 250 से 300 ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग को साइलेंट ऑर्गन के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, किडनी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित फाइब्रोनोजन का कार्य क्या होती है, तो फाइब्रोनोजन का काम क्या होती है, थक्का जमाना, यानी कि रक्त को थक्का जमाना, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में सबसे अधिक प्रतिशत में पाए जाने वाला घटक कौन सी है, तो अधिक प्रतिशत में पूछ रहा है, यानी कि संख्या में पूछ रहा है, तब कौन सा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रतिशत में। रक्त में सबसे अधिक प्रतिशत में पाए जाने वाला घटक, तो रक्त में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, प्लाज्मा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होती है। रक्त कोशिकाओं की आयु जो होती है वह कितनी होती है, RBC की, तो डिस्कस किए थे 120 दिन होती है। किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं O होती है। अगला क्वेश्चन है, समूह को यूनिवर्सल रिसेप्टर जो कहा जाता है, डिस्कस कर चुके हैं, ये भी होती है। किस अंग को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है, तो एस्पिरिन को कहा जाता है। किस रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होती है, यानी केंद्रक नहीं होती है, तो RBC में नहीं होती है। रक्त का pH मान सामान्य जो होती है वह कितना होती है, तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7.4 होती है। हृदय की धड़कन में कितना समय लगता है, तो हृदय की धड़कन में जो समय लगता है सो 0.8 सेकंड लगता है। रक्त की मात्रा शरीर में लगभग कितनी होती है, तो 4 से 5 लीटर होती है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रक्त की मात्रा शरीर में कितनी होती है, तो 4 से 5 लीटर होती है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मनुष्य में जो होती है, जैसे कि पुरुष में तो 5 से 6 लीटर होती है और
फीमेल में पूछेगा तो 4 से 5 यानी कि ½ लीटर कम होती है। तो आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं कि रक्त की मात्रा शरीर में लगभग कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किस अंग में एसीए नोड पाया जाता है। तो एसीए नोड किस अंग में पाया जाता है, तो हृदय में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। हृदय से शरीर के अन्य अंगों को रक्त भेजने वाला नीले कौन सी होती है, यानी कि हृदय से शरीर को जो अन्य अंगों को रक्त भेजता है वह कौन सा नील है, दाएं नील है कि बाएं नील है, तो बायां नील है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सी होती है, तो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग फेफड़ा होती है। श्वसन क्रिया को नियंत्रित कौन करती है, तो मस्तिष्क करती है, ध्यान दीजिएगा। वायु नली को क्या कहते हैं, तो वायु नली को ट्रेकिया के नाम से जाना जाता है। गैसों का आदान प्रदान जो होती है वह कहाँ पे होती है, तो एल्वोली में होती है। एक सामान्य मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार सांस लेती है, तो 12 से 16 बार लेती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम श्वसन के दौरान क्या बाहर निकालते हैं, तो हम श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। एल्वोली क्या है, तो फेफड़ों की छोटी वायु थैलियाँ है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, तो श्वसन तंत्र में सबसे पहला नाक होती है, नाक से जाता है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से जाता है ब्रोंकाई में, उसके बाद जाता है फेफड़ा में। तो श्वसन तंत्र का अंग कौन कौन सा है, तो ध्यान दे दीजिएगा 4 अंग है, क्वेश्चन पूछा जाता है 3 ऑप्शन ये दिया रहेगा, पूछेगा इनमें से श्वसन तंत्र का कौन सा अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है श्वसन में कौन अंदर जाता है और कौन बाहर, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है श्वसन में, तो श्वसन में कौन अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन जो होती है वह अंदर जाती है श्वसन के दौरान में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह बाहर जाती है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों में श्वसन दर कैसी होती है, तो बच्चों में श्वसन दर जो होती है वह बड़ों आदमी से अधिक होती है, क्योंकि बच्चा को हर चीज़ नया देखने को मिलता है, इसलिए उसका श्वसन दर जो होती है वह अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है श्वसन तंत्र का कार्य क्या होती है, तो श्वसन तंत्र का कार्य होती है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, इसका कार्य होती है। अगला क्वेश्चन है ट्रेकिया में कैसी उपस्थिति होती है, तो ट्रेकिया में हड्डियां जो होती है, उपस्थिति जो होती है वह कैसी होती है, तो सी आकार की होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रेकिया की आकार कैसी होती है, तो सी आकार की होती है। ब्रोंकाई का कार्य क्या होती है, तो समझिएगा ब्रोंकाई का कार्य होती है वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा को फेफड़ा तक कौन पहुंचाती है, तो ब्रोंकाई पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है दायां फेफड़ा कितने भागों में होती है, तो दायां फेफड़ा जो होती है वह 3 भागों में होती है। ठीक उसी प्रकार से पूछा जाता है कि बायां फेफड़ा जो होती है वह कितने भागों में होती है, तो वह 2 भागों में होती है। अगला क्वेश्चन है फेफड़ा किस रंग की होती है, तो फेफड़ा जो होती है वह गुलाबी रंग की होती है। अगला क्वेश्चन क्या है नाक में बाल और म्यूकस का कार्य क्या होती है, तो नाक में जो बाल पाया जाता है और म्यूकस जो पाया जाता है उसका कार्य क्या होती है, तो उसका कार्य होती है धूल को रोकना। अगला क्वेश्चन है एल्वियोली की दीवारें कैसी होती है, तो एल्वियोली की दीवारें जो होती है पतली और रक्तवाहिकों से युक्त होती है। तो समझिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्वियोली की दीवारी कैसी होती है, तो पतली होती है, और उसमें क्या होती है, तो रक्तवाहिकाओं से होती है, यानी कि रक्तवाहिका जो किसे कहा जाता है, जो ब्लड को ले जाता है उसी को रक्तवाहिका कहा जाता है, और रक्तवाहिका जो होती है वहाँ पे अवेलेबल होती है। अब समझिएगा वयस्क की श्वसन दर जो होती है वह कितना होती है, तो 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन है शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन कैसे जाती है, तो शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जो जाती है सो किसके द्वारा जाती है, तो रक्त के माध्यम से जाती है। अगला क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन को कौन वहन करता है, तो हम लोग जानते हैं कि रक्त में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन वहन करता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिकाओं तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है शरीर में, तो रक्त पहुंचाता है, और रक्त में
ऑक्सीजन को कौन वहन करती है? तो हीमोग्लोबिन ले जाने की कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, नाक का कार्य करता है। नाक का क्या कार्य करता है? समझिएगा, नाक क्या कार्य करता है? तो हवा को गर्म और नम करना। हवा को गर्म और नम करना किसका कार्य होता है? तो नाक का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाई आगे किसमें विभाजित होता है? तो ब्रोंकाई जो है वह आगे ब्रोंकियोलस में विभाजित हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सांस लेते समय डायफ्राम क्या करती है? तो जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय डायफ्राम जो होती है सो नीचे की ओर सिकुड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांस छोड़ते समय डायफ्राम क्या करती है? तो जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय डायफ्राम नीचे की ओर सिकुड़ता है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उस समय डायफ्राम जो होती है ऊपर की ओर उठता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। सांस लेने को क्या कहते हैं? तो जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेने को क्या कहते हैं? तो इनहेलेशन के नाम से जाना जाता है। सांस छोड़ने को क्या कहते हैं? तो सांस छोड़ने को एक्सहेलेशन के नाम से जाना जाता है। इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना, और एक्सहेलेशन मतलब सांस को छोड़ना, ठीक है। श्वसन प्रणाली कैसी होती है? तो इनवॉलंटरी होती है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थमा। अस्थमा क्या है? तो अस्थमा एक प्रकार का श्वसन तंत्र का रोग है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है वह क्या है? तो ब्रोंकाइटिस जो है ब्रोंकाई की सूजन है। तो जब ब्रोंकाई में सूजन होती है तब उसे ब्रोंकाइटिस के नाम से जाना जाता है। श्वसन तंत्र पर क्या असर करता है? तो श्वसन तंत्र पर एलर्जी जो होती है वह असर करता है। धूम्रपान से क्या होता है? तो जब देखते हैं स्मोकिंग वगैरह करते होंगे तो धूम्रपान से क्या होती है? तो फेफड़ा जो होती है वह काला हो जाती है, ठीक है, फेफड़ा काला हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टीबी क्या है? टीबी क्या है? तो श्वसन से जुड़ी जीवाणु जनित बीमारी है। श्वसन से जुड़ी जीवाणु जनित बीमारी है टीबी। फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? तो फेफड़ों की सुरक्षा जो करती है वह रिब केज करती है, जिसे इंग्लिश में पंजर के नाम से जाने जाते हैं। फेफड़ा को ढकने वाली झिल्ली कौन सी होती है? तो फेफड़ा को ढकने वाला झिल्ली को प्लेयूरा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेफड़ा को ढकने वाला झिल्ली को क्या कहते हैं? तो प्लेयूरा कहता है। लेकिन फेफड़ा की सुरक्षा कौन करता है? तो पंजर करता है, यानी कि रिब केज करता है, ठीक है। रिब केज इंग्लिश वर्ड है, हिंदी जो से पंजर वर्ड है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो शरीर को ऊर्जा जो मिलती है वह श्वसन से मिलती है। एरोबिक श्वसन क्या है? तो समझिएगा, जिसमें ऑक्सीजन के साथ यानी कि जो श्वसन यानी कि श्वसन जिसके साथ ऑक्सीजन होती है उसे हम लोग एरोबिक श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन पूछाता है कि एरोबिक श्वसन क्या होती है? तो जिनमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन कैसे शरीर में जाती है? तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि ऑक्सीजन जो शरीर में रक्त के द्वारा जाता है। एनएरोबिक श्वसन क्या होती है? तो जिस श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं एनएरोबिक श्वसन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य वायु कैसे लेती है? तो हम लोग जानते हैं मनुष्य जो होती है वह वायु कैसे अंदर लेता है? तो नाक के द्वारा लेता है। हाइपोकिसिया क्या है? तो हाइपोकिसिया जो यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोकिसिया कहलाता है। नाक के अंदर क्या होती है? तो नाक के अंदर सिलिया और म्यूकस होता है। नाक का कार्य क्या है? तो नाक का कार्य है हवा को शुद्ध करना, ठीक है, हवा को गर्म करना, नम करना, ये सब क्या होती है? उसका काम होती है नाक का, हवा को शुद्ध करना, गर्म करना, नम करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेकिया कैसी होती है? तो ट्रेकिया जो होती है आगे से खुला होती है और पीछे से बंद होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकिया किन दो भागों में बंटा है? तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेकिया जो है सो दो भागों में बंटा गया है, यानी कि दो ब्रोंकाई में बांटा गया है, ठीक है।
फेफड़ा किस गैस को बाहर निकालता है? तो हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। सांस लेते समय फेफड़ा क्या करता है? तो जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय फेफड़ा फैलता है। सांस छोड़ते हैं उस समय फेफड़ा क्या होती है? तो उस समय सिकुड़ता है। जब लेते हैं तब फैलता है, जब छोड़ते हैं तब सिकुड़ता है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ा में क्रैकल आवाज़ क्यों आती है? तो फेफड़ों में क्रैकल आवाज़ जो आती है वह रोग का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की इकाई किसे कहते हैं? तो श्वसन की इकाई को एल्वोली कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग जो होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, नाक होते हैं, ग्रसनी होती है, ट्रैकिया होती है, ब्रोंकाई होती है, फेफड़ा होती है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होती है? तो ऑक्सीजन की कमी से अनोक्सिया रोग होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? तो श्वसन क्रिया को मेडुला नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन रक्त में किसके साथ मिलती है? तो ऑक्सीजन रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है। सांस लेते समय वायु कहाँ प्रवेश करती है? तो सांस लेते समय वायु जो होती है नाक से ट्रैकिया में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, सांस छोड़ते समय वायु कहाँ से निकलती है? तो सांस छोड़ते समय वायु फेफड़ा से बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है, जब हम दौड़ते हैं तब श्वसन दर कैसे बदलती है? तो जब हम दौड़ते हैं तब श्वसन दर जो होती है वह बढ़ जाती है, जिसके कारण से हम लोग सांस जो लेने लगते हैं मुंह से भी लेने लगते हैं, यानी कि मुंह भी फाड़ने लगते हैं। एलर्जी से सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होती है? तो श्वसन तंत्र होती है। खांसी किस तंत्र का लक्षण है? तो श्वसन तंत्र का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, अस्थमा में कौन सा अंग सिकुड़ जाता है? तो अस्थमा में ब्रोंकाई अंग जो होती है वह सिकुड़ जाता है। क्या श्वसन एक जीवन आवश्यक प्रक्रिया है? तो श्वसन जीवन क्या आवश्यक प्रक्रिया नहीं है? हाँ, यह जो है आवश्यक प्रक्रिया है। डायाफ्राम किससे विभाजित करता है? तो डायाफ्राम जो होती है वह छाती और उदर गुहा को विभाजित करता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायाफ्राम जो है वह किससे विभाजित करता है? तो छाती और उदर गुहा को विभाजित करता है। फेफड़ों की अधिकतम कार्यशीलता क्या कहलाती है? तो वाइटल कैपेसिटी कहलाती है फेफड़ों की अधिकतम कार्यशीलता। अगला क्वेश्चन है, सांस रोकने पर कौन सी गैस शरीर में बढ़ती है? तो सांस रोकने पर शरीर में कौन सी गैस बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है। मनुष्य में श्वसन क्या है? तो मनुष्य में श्वसन एक प्रकार की एरोबिक है। तो हम लोग जानते हैं जिसमें श्वसन होती है, श्वसन में जिसमें ऑक्सीजन होती है एरोबिक होती है, जो ऑक्सीजन नहीं होती है उसमें से एनारोबिक होती है। सांस की गति किस यंत्र से मापते हैं? तो स्पाइरोमीटर से मापते हैं, ध्यान रखिएगा। अस्थमा से क्या होती है? तो सांस लेने में कठिनाई होती है। क्या नाक के बजाय मुंह से सांस लेना सुरक्षित है? नहीं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में कौन से रसायन उत्पन्न होते हैं? तो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। सांस लेने की दर बढ़ना क्या कहलाता है? तो हाइपरवेंटिलेशन कहलाता है। सांस की दर घटना क्या कहलाता है? तो हाइपोवेंटिलेशन कहलाता है। शरीर की ऊर्जा आवश्यकता जो होती है किसे से पूरा होती है? तो श्वसन से होती है। श्वसन किस प्रकार की क्रिया करती है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करती है। श्वसन की दर किस में प्रभावित होती है? उम्र, कार्य और तापमान से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्वसन की दर किस में प्रभावित होती है? तो उम्र में भी होती है, कार्य में भी होती है और तापमान में भी होती है। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने का औसत समय क्या होती है? सांस लेने का औसत समय क्या होती है? तो 2 सेकेंड होती है। सांस छोड़ने का औसत समय कितना होती है? तो 3 सेकेंड होती है।
गहरी सांस लेने से कौन सी गैस अधिक मिलती है? तो ऑक्सीजन अधिक मिलती है। वायु नली में म्यूकस का कार्य क्या होती है? तो धूल और कणों को रोकना। अगला क्वेश्चन है, सिलिया क्या है? तो वायु नली की झिल्ली पर बाल नुमा एक रचना पाई जाती है, उसी को सिलिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिया क्या है? तो वायु नली की झिल्ली पर एक बाल नुमा रचना होती है, उसी को हम लोग सिलिया कहते हैं। एलिवोली का आकार जो होती है वह कैसी होती है? तो गुब्बारे जैसी होती है। प्लूरा क्या होती है? तो प्लूरा फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली है। सांस लेने से शरीर को क्या मिलता है? तो ऊर्जा मिलता है। फेफड़े किससे ढके होते हैं? तो रिब केज और प्लूरा दोनों से ढके होते हैं। क्या श्वसन से ही तापमान नियंत्रित होता है? क्या श्वसन से ही? तो बिल्कुल श्वसन से तापमान नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। श्वसन के दौरान कौन सी गैस अधिक उत्सर्जित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अधिक व्यायाम से श्वसन दर क्या होती है? यानी कि अधिक यदि हम दौड़ने लगते हैं तो श्वसन दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या श्वसन और परिसंचरण प्रणाली जुड़ी है? क्या श्वसन और परिसंचरण प्रणाली जो है सो एक साथ जुड़ी है? तो हाँ, जुड़ी है। श्वसन से प्राप्त ऊर्जा किस रूप में मिलती है? तो श्वसन से प्राप्त ऊर्जा एटीपी रूप से मिलती है। श्वसन से प्राप्त ऊर्जा किस रूप में मिलती है? तो एटीपी रूप में मिलती है, एडोनिसन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडोनिसन ट्राइफॉस्फेट। अब हम लोग देखते हैं एटीपी को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से कैसे निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से फेफड़ा द्वारा निकलती है। सांस लेते समय छाती में क्या होता है? तो सांस लेते समय छाती क्या होता है? यानी फैलता है, विस्तार होता है। सांस छोड़ते समय छाती में क्या होता है? तो सिकुड़न होता है। ब्रोंकिलियोस की भूमिका क्या होती है? तो वायु को एल्वोली तक ले जाना। मस्तिष्क किस परिस्थिति में श्वसन को तेज करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने पर। क्या फेफड़ा का आकार समान होता है? क्या फेफड़ा का आकार समान होता है? तो नहीं होता है। क्या श्वसन प्रक्रिया सभी जीवों में होती है? तो हाँ, जितना भी जीव होती है सभी में श्वसन प्रक्रिया होती है। जीवों में बिना ऑक्सीजन वाला श्वसन कहाँ होता है? तो जीवों में जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है वह श्वसन कहाँ पे होती है? तो किण्वन में होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भी क्या श्वसन होती है? तो हाँ, होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस अंग को श्वसन का घर कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं।